देखिए, इससे पहले जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने आर्टिकल 32 यानी जो भी आर्टिकल थे मेरे भाग 3 के अंतर्गत 12 से लेके 35 तक सारे हमने कर लिए थे, जिसमें मौलिक अधिकार के विषय में बताया गया था। ठीक है, अब इसके आगे जो आर्टिकल हैं उनको हम करने जा रहे हैं, जो कि इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं। अब इसके बाद कौन सा आर्टिकल आता है, ये जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती हैं अगर हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो उसके लिए कौन सी रिट थी, वो हमने बताया था आपको। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक, परमादेश दूसरा, प्रतिषेध लेख तीसरी, चौथी उत्प्रेषण और पांचवी थी अधिकार प्रेक्षा। ये 5 रिट जारी करता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अगर हमारे मौलिक अधिकार का या फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है। तो हाई कोर्ट के लिए हमने बताया था कि दो आर्टिकल जो 226 है यानी 226 आर्टिकल, और जो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं उसके तहत आर्टिकल 32 यानी हाई कोर्ट में जाने के लिए हमारे पास आर्टिकल है 226 और सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए आर्टिकल है 32, जिसके तहत अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो उसके लिए हम जा सकते हैं। अब बात आती है आर्टिकल 36 से स्टार्ट करते हैं। ये आर्टिकल 36 कहाँ से स्टार्ट होंगे, 36 से, और कहाँ तक जाएंगे, 51 तक। 51 तक जाएंगे, लेकिन ये किस भाग के अंतर्गत आएंगे, तो भाग होगा 4, भाग 4 होगा, भाग 4। और ये इसमें क्या है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो सबसे पहले अनुच्छेद 36 आर्टिकल 36 बताता है कि क्या है राज्य, राज्य की परिभाषा को डिफाइन करता है। ठीक है, फिर उसके बाद आर्टिकल 37 में देखो क्या है, 37 में नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना सरकार के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। याद रखना, नहीं है, ये नहीं। फंडामेंटल राइट्स को के लिए तो हमारे पास कानूनी अधिकार है, एक 32 आर्टिकल जिससे हम सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, एक 226 जिससे हम हाई कोर्ट पहुंचेंगे। लेकिन अगर हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी का कोई हनन होता है तो उसके लिए हम गवर्नमेंट से अपील नहीं कर सकते कि इसकी हमारी रक्षा की जाए, तो ये गवर्नमेंट के लिए बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। कहा पूछो। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है 37 ये बताता है कि जो अगर हमारे डीपीएसपी का हनन होता है ना, तो इसको सरकार से हम अपील नहीं कर सकते, इसकी हमारी रक्षा की जाए। ठीक है, ये कानूनी रूप से तो बाध्यकारी नहीं है, लेकिन नैतिक रूप से बाध्यकारी होगा। नैतिक रूप से अगर गवर्नमेंट करना चाहती है तो कर सकती है। अब इसके बाद बात आती है आर्टिकल 38 की। आर्टिकल 38 इसमें क्या है, राज मतलब क्या था, संघ, स्टेट और पंचायत और जितने सरकारी अधिकारी हैं, है ना, ये सब राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें क्या है, राज्य सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा या स्थापना करने का प्रयास करेगा। तो ये आर्टिकल किसके तहत है, आर्टिकल 38 क्या करेगा, सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए न्याय आधारित सामाजिक व्यवस्था का प्रयास करेगा। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 39 की बात आती है। आर्टिकल 39 या अनुच्छेद 39 इसमें क्या है, महिला पुरुष के लिए जीवन यापन के समान अवसर, यानी चाहे मेल हो या फीमेल हो, उनके लिए जो जो भी होगा सुविधाएं नौकरियों में, वो समान अवसर दिए जाएंगे। ये नहीं किया जाएगा कि ये मेल के लिए है कि ये फीमेल के लिए है, सबके लिए समान होगा उनके जीवन यापन करने के लिए। समान कार्य के लिए समान वेतन भी दिया जाएगा उनका। जो एक काम अगर कोई बैंक अधिकारी महिला है और बैंक अधिकारी एक मेल है, तो उन दोनों को जो वेतन मिलेगा वो समान मिलेगा, अलग अलग वेतन नहीं होगा, समान वेतन मिलेगा। धन और उत्पादन के संसाधनों का समाज में समरूप वितरण होगा। जो भी उत्पादन हो रहा है उसके हर वर्ग को, हर ऊंचा हो नीचा हो, हर जाति को समान मिलेगा, है ना, किसी को कम ज़्यादा नहीं होगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये किस आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल 39 अनुच्छेद 39। क्या लिखना है, महिला पुरुष के लिए जीवन यापन के समान अवसर, समान कार्य के लिए समान वेतन, धन और उत्पादन संसाधनों का समाज में समरूप वितरण होगा। इसके बाद एक आर्टिकल और जोड़ा गया, आर्टिकल क्या है
39A, 39A, अनुच्छेद 39A ये क्या कहता है? सभी को समान एवं निःशुल्क कानूनी सहायता। ये इंपॉर्टेंट है, यानी जो भी हैं सबको समान एवं निःशुल्क कानूनी सहायता मिलेगी। यानी कोई अगर वंचित है, जिसके पास पैसे वैसे नहीं है कि वो वकील को कर सके, तो सरकार की जिम्मेदारी है नैतिक रूप से, बाध्यकारी नहीं है, नैतिक रूप से अनुच्छेद 39A के तहत सबको समान निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त हो। अब बात आती है आर्टिकल, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायत के गठन हेतु राज्य प्रयास करेगा। अनुच्छेद 40 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये बताता है कि पंचायत का गठन करेगा राज्य। इसी के प्रयास से 1973 में क्या बनाया गया? 1973 संविधान संशोधन के तहत 1993 में जो पंचायती राज वाला कानून बना था, इसी के तहत बना था। ठीक है, तो इसको याद रखना। किस आर्टिकल के तहत बना? अनुच्छेद 40। कहाँ के किस भाग में है? भाग 4 में है। किसके अंतर्गत आता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। अब इसके बाद आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 क्या है? आर्टिकल 41 में राज्य काम, शिक्षा के साथ ही बुढ़ापे, बीमारी जैसी अभाव की दशाओं में लोक सहायता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। यानी आर्टिकल 41 कहता है कि शिक्षा तो चाहिए ही, काम भी चाहिए, लेकिन अगर बुढ़ापा आता है, बीमारी आती है, इसके अभाव में जो सहायता हो सकती है राज्य अपनी तरफ से करने, उसको सहायता करने का प्रयास करेगा या सुनिश्चित करेगा। ठीक है, ये जो है हमारे डीपीएसपी, ये ऐसे हैं जब स्टेट को लगेगा कि अब हम इसके काबिल हो गए, अब इस पर हमको ध्यान देना चाहिए, तो कानून बना के उसको आगे इम्प्लीमेंट कर सकता है। लेकिन अभी कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। जैसे अनुच्छेद 40 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, तो ये कानूनी रूप से हो गया, ये संविधान में इंक्लूड है, इंक्लूड ये भी है। लेकिन अब पंचायती राज का चुनाव कानूनी रूप से बाध्यकारी हो गया है, क्योंकि इसको कानून बना दिया गया है। लेकिन अगर अनुच्छेद 41 की बात करें तो क्या करना है? राज्य को शिक्षा देनी है, बुढ़ापे में उन लोग जो बीमार हो रहे हैं उनको सहायता करनी है, नौकरी देनी है, ये राज्य करने का प्रयास करेगा। ठीक है, अब बात आती है अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 में क्या है? अनुच्छेद 42 में कार्य करने की न्याय संगत दशाएं और प्रसूति सहायता। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति काम करना चाहता है तो ऐसा ना हो कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट काम करने लायक नहीं है, फिर भी काम करने की बात किया जा रहा है, तो ऐसी दशाएं नहीं रखनी। फिर उसके बाद अगर किसी की प्रेगनेंसी का दौर है तो उसके लिए वो क्या करेगा? स्टेट उनको छुट्टी देगा, उनसे काम नहीं कराएगा। तो यही है, किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 42, न्याय संगत दशाएं और प्रसूति सहायता। ठीक है, उसके बाद सहायता भी करेगा, पैसे से दिए जाते जो। अब इसके बाद आर्टिकल 43 आता है, अनुच्छेद 43। इसमें क्या है? राज्य न्यूनतम मजदूरी तथा श्रमिकों के हितों को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। क्या काम है? राज्य का न्यूनतम मजदूरी देगा, श्रमिकों के हितों को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। राज्य न्यूनतम मजदूरी तथा श्रमिकों के हितों को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। आर्टिकल कौन सा है? 43 है। क्या है? 43 में राज्य न्यूनतम मजदूरी तथा श्रमिकों को के हितों को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। ये लाइन जो लिखी है, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारा नोट्स इसी पे बेस है। ठीक है, अब इसके बाद अनुच्छेद 43A, ये एक और जोड़ा गया। इसमें क्या है? आर्टिकल 43 है, इसमें उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का प्रयास करेगा। यानी जो भी उद्योग हो रहे हैं, इसके प्रबंधन की, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी श्रमिकों को भी कुछ पार्ट दिया जाएगा कि आपकी जिम्मेदारी है, आप मैनेज करें इसको। ठीक है, तो उनको भागीदारी का प्रयास करेगा कि उनको भी भागीदारी बनाया जाए। अब बात आती है अनुच्छेद 44, जो ज़्यादातर न्यूज में बना रहता है। इसमें क्या है? समान नागरिक संहिता। याद रखना, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता की बात करता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये किसके अंतर्गत आता है? भाग 3 के अंतर्गत, 4 के अंतर्गत, 4A के अंतर्गत, या फिर भाग 5 के अंतर्गत? तो हम बताएंगे भाग 4 में आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी के तहत आता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद बात आती है अनुच्छेद 45। इसमें क्या है? अनुच्छेद 45 में क्या है? राज्य सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक क्या काम है? अनुच्छेद 45
राज की जिम्मेदारी है सभी बालकों बालकों को मतलब यहाँ पे केवल एक लड़के नहीं हैं, फीमेल भी हैं, मेल भी हैं, बच्चे भी हैं और लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं। अगर इनकी 14 वर्ष से कम आयु है, समझ रहे हैं, राज सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करेगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करेगा। इसके बाद 14 वर्ष के बाद जो स्टार्ट होता है वो होता है 14 वर्ष से स्टार्ट होने के बाद 18 वर्ष तक अलग डिफाइन किया गया। यानी ये यहाँ पे जो एज है वो हमारी कितनी है, 14 वर्ष तक। उसके लिए निःशुल्क शिक्षा देगा किस आर्टिकल के तहत, 45 के। फिर उसके बाद हमारे पास अनुच्छेद 21A को बताया गया था, जो मौलिक अधिकार बताए गए थे शिक्षा के लिए। ठीक, उसकी एज कितना है, 6 से 14 वर्ष, ये अलग है। यहाँ पे एज तो क्राइटेरिया 0 से 6 अलग और फिर उसके बाद 6 से 14 अलग। अब इसके बाद बात आती है आर्टिकल 46 की। आर्टिकल 46 में क्या है, समाज के कमजोर वर्गों एवं SC/ST के हितों की सुरक्षा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अनुच्छेद या आर्टिकल 46 किसको बताता है, तो हम बताएंगे समाज के कमजोर वर्गों एवं SC/ST के हितों की सुरक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है। ये सब जिम्मेदारी हैं, कानूनी रूप से बातकारी नहीं है, जो कि समय समय पर कानून बना के बातकारी भी बनाया जाएगा। अब इसके बाद बात आती है अनुच्छेद 47, आर्टिकल 47। इसमें क्या है, लोगों को उच्च स्तरीय पोषण उपलब्ध कराने, लोगों को उच्च स्तरीय पोषण उपलब्ध करवाने तथा लोक स्वास्थ्य का राज्य प्रयास करेगा। मतलब 47 के तहत राज्य क्या करेगा कि जो लोग हैं उनको अच्छी शिक्षा दी जाए हायर लेवल की, और उनके पोषण के ध्यान रखा जाए और उनके स्वास्थ्य को भी ध्यान रखा जाए। ये सारी जिम्मेदारी हमारे स्टेट की है, लेकिन नैतिक रूप से, कानूनी रूप से नहीं। अब इसके बाद अनुच्छेद 48, ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन की दिशा में राज्य के दायित्व हैं। यानी कृषि एवं पशुपालन की दिशा में राज्य के दायित्व किस आर्टिकल के तहत है, अनुच्छेद 48 के तहत। अब बात आती है, ये ऐड किया गया कौन सा, आर्टिकल 48A। इसमें क्या है, पर्यावरण संरक्षण तथा वन जीवों के आदि का संरक्षण। यानी जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है और वन जीवों का संरक्षण, ये सब किसकी जिम्मेदारी है, नैतिक रूप से स्टेट की। किस आर्टिकल के तहत, 48A, ये अलग से जोड़ा गया है। अब इसके बाद अनुच्छेद 49, इसमें क्या है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक आदि का संरक्षण। ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि मूल कर्तव्य क्या है, और उसमें ये मिला देता है एक ऑप्शन, ये ऑप्शन मिला देता है और ये मूल कर्तव्य के 3 ऑप्शन दे देता है, इसके साथ ये मिला देता है। तो हम लोग सोचते हैं ये हमारा कर्तव्य है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों आदि का संरक्षण, और यहाँ पे हम फंस जाते हैं, इसको मान लेते हैं, और जो 3 और दिए रहते हैं उनमें से कोई एक गलत मान लेते हैं। तो ये याद रखना, ये जो है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण, ये आर्टिकल 49 के तहत आता है, और आर्टिकल 49 जो है DPSP के अंतर्गत आता है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब इसके बाद बात आती है अनुच्छेद 50 की बात, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण की बात की गई है। किस आर्टिकल में, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण का जो बताया गया है वो आर्टिकल 50 में बताया गया है। किस भाग में, भाग 4 में है। किसके अंतर्गत आता है, DPSP के। ये सब याद होना चाहिए। अब इसके बाद अनुच्छेद 51, आर्टिकल 51, राष्ट्रीय महत्व शांति को बढ़ावा देने हेतु राज्य प्रयास करेगा। ठीक है, राष्ट्रीय महत्व को बढ़ावा देने हेतु राज्य प्रयास करेगा। ये क्या है, ये हमारा DPSP के अंतर्गत है। अब जो हमारे पास स्टार्ट होगा भाग 4A, यहाँ पे हमारे पास राज्य की नीति निर्देशक तत्व 51 तक है। अब हमारे पास भाग 4A, भाग 4A में क्या है, मूल कर्तव्य है। भाग 4A, इसमें क्या है, 4A में मूल कर्तव्य की बात की गई है। ठीक है, कितने मूल कर्तव्य हैं, स्टार्टिंग में 10 थे, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में 11 हैं। तो ये किस आर्टिकल में है, 51A से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, 51A में है, याद रखना। भाग 4A किसके लिए है, मूल कर्तव्य के लिए। फंड जो हमारे पास ड्यूटी है, हमारी जो हमारी जिम्मेदारी है, मूल कर्तव्य है, वो क्या है, भाग 4A में, आर्टिकल 51A में। ठीक है, अब इसमें कितने कर्तव्य हैं, 11 है, ये याद रखना। इतना ही क्वेश्चन पूछ लेता है कि मूल कर्तव्य किसके अंतर्गत आते हैं, और DPSP लोग
लगा देते हैं। झोंकने से पहले देख लो कि ये 4A है कि 4 है। ठीक, अब इसके बाद स्टार्ट होता है हमारा भाग 5। भाग 5 में जो आर्टिकल स्टार्ट होते हैं 52 से लेके 151 तक। भाग 4 में जो आर्टिकल स्टार्ट होते हैं, अनुच्छेद स्टार्ट होते हैं, वो 52 से लेके 151 तक। हम लोग जो इसमें इम्पोर्टेंट है उनको पढ़ेंगे केवल। ठीक है, पहला अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 क्या है या आर्टिकल 53 क्या है? इसमें क्या है? इसमें बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। किसमें बताया गया है? 53 में। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये भी याद रखना। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये किसमें बताया गया है? भाग 5 में। किस आर्टिकल में बताया गया है? 53 में। और क्या बताया गया है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये किसमें बताया गया है? ये किसमें बताया गया है? 53 में। ठीक है, अब इसके बाद देखो बात आती है अगला आर्टिकल 63। 63 53 में बताया, अब 63 देख लो। इसमें क्या है? 63 10 का गैप है, पहले राष्ट्रपति, अब 10 के बाद 53 के बाद 63 क्या आएगा? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति किसमें बताया गया है? 63 में। राष्ट्रपति किसमें बताया गया है? 53 में। ठीक है, 10 का गैप है, याद रखना। अब देखो आर्टिकल 72 इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? इसमें अगर किसी को सजा दी जाती है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फांसी की सजा दी जाती है, तो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 72 एक ऐसा अनुच्छेद है जिसके तहत राष्ट्रपति उस व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है। क्षमादान करने की शक्ति किसके तहत है? 72 के तहत, यानी राष्ट्रपति के क्षमादान करने की शक्ति आर्टिकल 72 में निहित है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उन्हीं को कराना है भाग 5 में। पहला 53, फिर 63, अब 72। अब इसके बाद बात आती है अनुच्छेद या आर्टिकल 76 और 165। इसमें क्या है? महान्यायवादी की बात की गई है। महान्यायवादी की बात की गई है किस आर्टिकल में? महान्यायवादी बताया गया है महान्यायवादी आर्टिकल 76 में। और स्टेट लेवल में जो होता है उसके लिए कौन सा आर्टिकल है? 165। ठीक है, तो अगर संघ के केस में देखेंगे तो कौन सा आर्टिकल है? 76 अटॉर्नी जनरल। और स्टेट के लेवल में देखेंगे तो कौन सा आर्टिकल है? 165। दोनों के बीच का कितना गैप है? 89 का, 89 का है, सॉरी। अब इसके बाद आर्टिकल 71 देख लो। आर्टिकल 71 इसमें क्या है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित जो निर्वाचन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का अगर चुनाव होता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का अगर चुनाव होता है, उससे कोई विवाद पैदा होता है, उस विवाद का समाधान किसमें होगा? केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में होगा। यहाँ पर कोई हाई कोर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, ओनली सुप्रीम कोर्ट, याद रखना। किस आर्टिकल में? अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच चुनाव होता है, उसमें कुछ गड़बड़ी मानी जाती है, तो किस आर्टिकल के तहत हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई कर सकते हैं? अनुच्छेद 71। अब ये याद रखना 100 वाला अनुच्छेद 100, संसद के सदनों की गण पूर्ति कुल सदस्यों का कम से कम 10वां हिस्सा होगा। यानी अगर कोई संसद चल रही है, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, इन दोनों को अगर हमको चलाना है तो उसमें जितने भी सदस्य हैं उसका 1/10 अगर हैं वहाँ पर, तब संसद की कार्रवाई होगी। अगर 1/10 से कम सदस्य हैं वहाँ मौजूद तो उसकी कार्रवाई नहीं होगी। फिर उसके बाद ये किस में बताया गया है? आर्टिकल 100 में। अब इसके बाद बात आती है आर्टिकल 107। आर्टिकल 107 में क्या है? इसमें देख लो। इसमें एक मिनट, धन विधेयक के अलावा आर्टिकल 107 में धन विधेयक के अलावा अन्य सभी विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यानी अगर आपके पास धन विधेयक है तो धन विधेयक या मनी बिल को छोड़कर बाकी जितने बिल हैं, कोई भी बिल हो, वो आर्टिकल 107 के तहत, अनुच्छेद 107 के तहत हम कहाँ करेंगे? किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं। लेकिन अगर मनी बिल है तो उसको छोड़ के मनी बिल को पेश करने के लिए केवल लोअर हाउस यानी लोकसभा पे जा सकते हैं।
तो याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद आर्टिकल 110 और 197 इनमें क्या है। 110 बताता है आर्टिकल धन विधेयक किसके लिए, संघ के लिए यानी लोकसभा के लिए, और 197 बताता है धन विधेयक किसके लिए, स्टेट के लिए। स्टेट कौन कौन सी, यूपी, बिहार, जितनी भी स्टेट हैं अलग अलग, उन सब के लिए अगर विधानसभा में हमको धन विधेयक लाना है तो आर्टिकल 197, अगर हमें लोकसभा में धन विधेयक लाना है तो आर्टिकल 110, ठीक है। और इनकी परिभाषा बता रहा है, तो धन विधेयक की परिभाषा के लिए लोकसभा में 110 और विधानसभा के लिए 197। अगला आर्टिकल देख लो, आर्टिकल 111 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 111 या आर्टिकल 111 इसमें क्या है, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति बताई गई है। धन विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। आर्टिकल 111 में राष्ट्रपति की जो वीटो पावर है, वीटो शक्ति है, उसके विषय में बताया गया है। वीटो शक्ति धन विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति धन विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। अगर धन विधेयक भी आया है, राष्ट्रपति अपनी जेब में रख लेता है, तो इसके लिए बाध्य नहीं है कि वो बताए क्यों रखे हुए हैं, इसकी अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति धन विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। अब आर्टिकल आता है 112 एंड 202। इसमें क्या है, आर्टिकल 112 बताता है बजट की परिभाषा लोकसभा के लिए, ठीक है, स्टेट सेंट्रल लेवल के लिए। और 202 जो है 202 ये बताता है कि स्टेट लेवल में जो वार्षिक बजट है, यानी जो विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा उसके लिए आर्टिकल 202 है। जो लोकसभा में बजट पेश किया जाएगा उसकी परिभाषा के लिए आर्टिकल 112 है, ठीक है। इसको बजट की परिभाषा या इसको बताया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। तो हमें क्या याद रखना है, अगर लोकसभा के लिए बात करते हैं तो 112, राज्यसभा स्टेट के लिए बात करते हैं तो 202। अब इसके बाद बात आती है आर्टिकल 129, आर्टिकल 129 अनुच्छेद कितना है 129। इसमें क्या है, इसमें देख लो, अनुच्छेद 129 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय पूरे भारत में मान्य होंगे तथा एक प्रकार से घोषित कानून की तरह लागू किए जाएंगे। मतलब ये है, अगर आर्टिकल 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय देता है तो वो भारत की जहाँ पर भी भूमि है, भारत की जितनी भी लैंड है, वो सब जगह कानूनी रूप से बाध्य होंगे और उसको एक कानून के तहत माना जाएगा। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 129। आर्टिकल 129 कहता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देता है तो वो पूरे भारत में मान्य होगा और एक कानून की तरीके से वो काम करेगा। अब इसके बाद बात आती है 131, आर्टिकल 131। थंबा। आर्टिकल 131 इसमें क्या है, केंद्र एवं राज्यों अथवा विभिन्न राज्यों के बीच होने वाले विवादों की सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट में होगी। अगर एक स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच कोई विवाद होता है तो आर्टिकल 131 के तहत केवल सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। अगर दो स्टेट आपस में लड़ती हैं, किसी बात पे विवाद होता है, तो इसके लिए आर्टिकल कौन सा है 131। इसका मतलब ये हुआ, अगर केंद्र और राज्य के बीच मामला है तो हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। अगर राज्यों के बीच मामला है तब भी हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर एक स्टेट
कई स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच विवाद है, तब भी हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ठीक है, तो ये किस आर्टिकल के तहत सुनवाई होगी? 131 के तहत। ठीक है, अब इसके बाद बात आता है अनुच्छेद 136, आर्टिकल 136। इसमें क्या है? इसमें देख लो क्या है। किसी भी न्यायालय में लंबित मामले को सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगवा सकता है। यानी कोई फैसला, कोई मामला हाई कोर्ट, इससे लोअर कोर्ट, कहीं पर भी चल रहा हो, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये हमारे पास आना चाहिए, तो आर्टिकल 136 यानी अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट उस मामले को अपने पास बुला लेगा। क्या कर लेगा? अपने पास बुला लेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल थे भाग 5 में 52 से 151 के बीच जो हमको याद रहने चाहिए, उसको हमने कराया। ठीक है, अब इसके बाद भाग 6 स्टार्ट होगा, जिसके लिए अगले लेक्चर में देखते हैं। ठीक, समझ में आया तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।